ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ जी, आवाज़ क्लियर है? यस सर। यस सर। ऑलराइट क्लास, अभी तक जो है हमने एक क्विक रीकैप हमने क्या किया इस कोर्स में अभी तक। एक तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं कि सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होती क्या है। उसके बाद हमने बिल्कुल ही ब्रॉड लेवल पे देखा था कि रेपिटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर हम टेक्निकल डिटेल में गए थे, एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू की थी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। उसमें हमने देखा कि वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होती है और डेटा टाइप का मकसद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशंस पे आए थे कि आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और किसी भी ऑपरेशन का डेटा टाइप क्या होता है। और फिर अभी तक जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी कि आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। बेस्ड ऑन दैट कंडीशन अगर वो ट्रू है तो फिर कौन सा कोड रन होगा, और अगर वो फॉल्स है तो फिर कौन सा कोड रन होगा। और इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर किसी के 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो कोड रन होगा जो कि कोर्स में पास करने वाला कोड है। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी के 50 से कम है तो फिर वो वाला कोड रन होगा जो कि डिस्प्ले कर देगा कि स्टूडेंट इस कोर्स में फेल है। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन थी। उसके बाद हमने नेस्टेड कंडीशन भी देखी थी। फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेड कैलकुलेट करना है तो तब भी कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपकी अटेंडेंस भी पूरी है। ठीक है, तो ये नेस्टेड कंडीशन का कॉन्सेप्ट था। और फाइनली हमने मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन कैसे करना है यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। आज हमने रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट करना है जो कि आइट्रेशन या लूप्स भी कहलाता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर को डिफरेंट अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम फाइनली फिर लूप्स पे आएंगे और वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो पहली चीज है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। क्लास सी प्लस प्लस में और इन जनरल आपका जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक ऑपरेशन जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो है प्लस वन का ऑपरेशन। ठीक है, यानी लूप में अगर आपने एक रेपिटेशन 10 दफा आपने किसी पीस ऑफ कोड को रन करना है तो आप क्या करते हैं, आप एक मार्कर रखते हैं, एक वेरिएबल रखते हैं जिसमें वैल्यू एक स्टार्टिंग वैल्यू है और फिर लूप के हर एग्जीक्यूशन के बाद उस वैल्यू को आप एक से इंक्रीज कर देते हैं। तो ये प्लस वन का जो ऑपरेशन है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, और हम आगे एग्जांपल में भी देखेंगे। तो तो अगर आपने x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसकी बजाय आप सिंपल क्या कर सकते हैं, x प्लस प्लस। यानी अगर आपने वेरिएबल नेम लिखा है और उसके साथ प्लस प्लस का ऑपरेटर डाला है तो उसका क्या मतलब है कि इस वेरिएबल की वैल्यू को आपने इंक्रीज बाय वन करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि अगर आप जो इंक्रीज बाय वन कर रहे हैं, अगर आपने वेरिएबल प्लस प्लस किसी और एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल सी आउट एक्स प्लस प्लस, और शुरू में अगर एक्स में 10 पड़ा हुआ था तो सी आउट क्या होगा, 10, और सी आउट होने के बाद जो है उस लाइन के एंड पे उस एक्स की वैल्यू इंक्रीज बाय वन कर जाएगी। यानी ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अगर वेरिएबल की राइट हैंड साइड पे 2 दफा प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर ये वेरिएबल किसी एक्सप्रेशन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले इसकी वैल्यू इस्तेमाल कर लें और उसके बाद इंक्रीज बाय वन करें। एज अपोज टू दिस, अगर प्लस प्लस वेरिएबल नेम के लेफ्ट पे आ रहा है तो उसका मतलब है कि अगर प्लस प्लस वेरिएबल किसी अंदर आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सी आउट प्लस प्लस एक्स, तो इसका क्या मतलब है, ये प्री इंक्रीमेंट है। यानी एक्स की वैल्यू इस्तेमाल करने से पहले इंक्रीज करना है। यानी एक्स में अगर 10 पड़ा हुआ था और आपने सी आउट प्लस प्लस एक्स किया है
तो इसका मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर 11 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुई है, पहले इंक्रीज बाय 1 हुई है और उसके बाद इस्तेमाल हुई है। और इसका भी एग्जांपल देखते हैं। और प्रेसिडेंस वाइज अगर बात की जाए तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हम अभी देखेंगे इसके बाद, उनकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है अमंग ऑल ऑपरेटर्स। यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में प्लस प्लस भी आ रहा है, प्लस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद बॉड मैथ वाला रूल अप्लाई होगा। अब ये एक एग्जांपल देख लें। लेट्स सपोज इंट a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5। आपने प्लस प्लस a किया है, अगली लाइन पे b प्लस प्लस किया है। अब आप जब सी आउट a और b करेंगे तो a और b दोनों की वैल्यू 6 हो चुकी होगी और स्क्रीन के ऊपर 6 आ जाएगा। ठीक है, एज अपोज टू दिस ये वाला एग्जांपल देखें। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सी आउट a प्लस प्लस और प्लस प्लस b। तो उसका क्या मतलब है कि इस सी आउट में सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद इंक्रीज बाय 1 करेगी। इसलिए आपको नजर आ रहा है कि स्क्रीन के ऊपर 5 लिखा हुआ है। और b जो है वो आपने प्री इंक्रीमेंट किया है, यानी b इस्तेमाल करने से पहले आपने इंक्रीज बाय 1 किया है। तो इसलिए प्लस प्लस b को जब आप सी आउट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर 6 प्रिंट हो जाएगा, यानी b को इस्तेमाल करने से पहले उसे इंक्रीज कर लिया। और अगली लाइन में जब आप सी आउट a और b कर रहे हैं तो a में भी 6 पड़ा हुआ है और b में भी 6 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने चीज याद रखनी है कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब आप सी आउट a प्लस प्लस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि पहले a की वैल्यू प्रिंट करो, जब प्रिंट हो जाए उसके बाद a की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 कर देना। ऑन दी अदर हैंड जब आप सी आउट प्लस प्लस बी करते हैं तो आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि पहले b की वैल्यू इंक्रीज करो, जब इंक्रीज हो जाएगी उसके बाद उसे सी आउट कर लेना। ठीक है, तो ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में फर्क होता है और इस चीज का ध्यान रखना होता है, वरना आपकी जो वैल्यूज हैं वो काफी मैस अप हो सकती हैं अगर आप इस चीज का ध्यान ना रखें। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो भी इंक्रीमेंट वाला ही बिहेवियर है, जस्ट कि वो +1 की बजाय -1 कर देता है। यानी वेरिएबल माइनस माइनस का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू पहले एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल करो और उसके बाद डिक्रीज बाय 1 कर दो। ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। और प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, माइनस माइनस वेरिएबल नेम, और इसमें क्या होता है कि पहले आप वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज बाय 1 करते हैं और उसके बाद उसे एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। और माइनस डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों, एज आई ऑलरेडी सेड, कि इन दोनों का जो प्रेसिडेंस है वो बाकी ऑपरेटर से ज्यादा होता है। ठीक है, और वही एग्जांपल अब हम अगर डिक्रीमेंट के साथ करें तो पहली लाइन पे माइनस माइनस a किया है, अगली लाइन पे b माइनस माइनस किया है। तो क्लास देखें, यहाँ पे हमने माइनस माइनस a जो है वो ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये किसी और एक्सप्रेशन के अंदर होता, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे सी आउट लिखा होता तो फिर क्या होना था कि पहले a की वैल्यू इस्तेमाल होती, उसके बाद डिक्रीमेंट होती। पर क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका सिंपल एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। और इस लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पोस्ट इंक्रीमेंट है कि प्री इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट सॉरी। यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि पोस्ट है कि प्री है, क्योंकि इस लाइन पे सिर्फ वो ही डिक्रीमेंट रहा है। इस वैल्यू को एक्सप्रेशन में किसी और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे a और b दोनों को -1 कर दिया और स्क्रीन के ऊपर 4 प्रिंट हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, सी आउट a माइनस माइनस और माइनस माइनस b। तो यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आप प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं कि पोस्ट डिक्रीमेंट। यानी ये जो है, इस केस में क्या होगा कि पहले a की वैल्यू इस्तेमाल होगी, यानी 5 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, उसके बाद डिक्रीज बाय 1 करेगी। और इस केस में पहले b की वैल्यू डिक्रीज बाय 1 करेगी, उसके बाद स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट है वो 5 4 है। अगली लाइन पे आ जाए, यहाँ पे हम कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए a के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है विच इज 4, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी।
और बी के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है विच इज ऑल्सो 4, वो भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। क्लास अपने कागज पेंसिल निकाल के इस प्रोग्राम की आउटपुट लिखें। चलें, यू हैव 4 मिनट्स। हाँ जी क्लास, एनी आइडियाज? हाँ जी, वॉलंटियर्स। ऑलराइट क्लास, सबसे पहले क्या हो रहा है, अपना सोल्यूशन बाय द वे कंपेयर कर लें और इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इस लाइन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाइज प्लस प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, और इंक्रीमेंट की प्रेसिडेंस जो है वो प्लस के मुकाबले में ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने बात की थी कि जब सेम प्रेसिडेंस लेवल हो ऑपरेटर्स का तो फिर लेफ्ट टू राइट उसे किया जाता है, विच मीन्स कि सबसे पहले प्लस प्लस एक्स किया जाएगा, उसके बाद वाई प्लस प्लस किया जाएगा, और उसके बाद जो है इन दोनों की वैल्यूज को ऐड किया जाएगा। यानी सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, और एंड पे इन दोनों को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि प्लस प्लस एक्स जो है दैट इज अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी जब आप प्लस प्लस एक्स करते हैं तो इसका मतलब है कि एक्स की जगह पे 5 की बजाय 6 आ जाएगा, प्लस y प्लस प्लस। इसका मतलब है कि आपने y की वैल्यू पहले इस्तेमाल करनी है, y में 5 पड़ा हुआ है, और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर एंड पे क्या करना है, y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा एंड पे, पहले नहीं। पहले ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसमें पहले y की जगह पे 5 की वैल्यू ही आएगी। एक दफा वो 5 की वैल्यू इस्तेमाल हो जाती है फिर y की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 कर जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स और वाई प्लस प्लस में क्या फर्क है। एक्स का आप देख रहे हैं कि आपने वैल्यू इस्तेमाल करने से पहले इंक्रीज की है, और वाई का आप देख रहे हैं कि आपने पहले वैल्यू इस्तेमाल की है और उसके बाद जो है उसे इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। तो इसलिए जो पहला सी आउट होगा वो 11 होगा, और 11 सी आउट होने के बाद एक्स में क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है।
और y में भी 6 पड़ा हुआ है। आगे आ जाए, अगली लाइन पे हो रहा है सी आउट प्लस प्लस एक्स। तो इसका क्या मतलब है कि पहले x की वैल्यू इंक्रीज करेगी और उसके बाद सी आउट करेगी। तो x के अंदर 6 पड़ा हुआ है, 6 + 1 करें 7 आउटपुट हो जाएगा, और ये आपको नजर आ रहा है। अगली लाइन पे आ जाए, अगली लाइन पे सी आउट y प्लस प्लस हुआ है। y प्लस प्लस का क्या मतलब है? पहले आप y की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे विच इज 6, तो स्क्रीन के ऊपर 6 डिस्प्ले कर देंगे, और एक दफा वो डिस्प्ले हो जाता है उसके बाद 6 को इंक्रीज बाय 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और यहां पे जब आप सी आउट एक्स एंड वाई करेंगे, यहां पे जब आप सी आउट एक्स और वाई करेंगे तो एक्स में भी 7 पड़ा हुआ है और वाई में भी 7 पड़ा हुआ है। ठीक है क्लास, तो यहां तक हमारा सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आखिरी जो सवाल था वो है कि आपने सी आउट एक्स प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस एक्स किया है। ठीक है, तो ये देखने में जो है आपको एक बहुत ही अनयूजुअल सा एक्सप्रेशन लग रहा है, यानी एक्स और वाई के बीच में प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो क्लास इसमें याद रखें कि जब इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा तो कंपाइलर फौरन समझ जाएगा कि ये प्लस प्लस जो है ये एक्स का हिस्सा है, ये प्लस प्लस वाई का हिस्सा है, और बीच में जो माइनस है वो इन दोनों के रिजल्ट को माइनस करेगा। ठीक है, तो ये हमें देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है पर कंप्यूटर के लिए कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो इसलिए जब आप ये सी आउट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस प्लस, यानी x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू भी 7 है। ठीक है, तो x प्लस प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू को इस्तेमाल करो और बाद में जो है उसे इंक्रीज बाय 1 कर देना। माइनस प्लस प्लस वाई, यानी y में 7 पड़ा हुआ है तो पहले y की वैल्यू को इंक्रीज करो, पहले इंक्रीज करो और उसके बाद इस्तेमाल करो। तो बेसिकली 7 माइनस 8 आ रहा है, और इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे तो यहां पे -1 आ जाएगा जो कि आपका रिजल्ट है। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, ऑल राइट। यहां पे एक और बात याद रखें कि अगर मैं सी आउट प्लस 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 वाई करता हूं तो इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को कंफ्यूजन होगी। अगर इसका एक ज्यादा सिंपल एग्जांपल देखें, x प्लस 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 वाई, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि कंपाइलर को कंफ्यूजन होगी कि ये x को पहले इंक्रीमेंट करेंगे और फिर y के साथ ऐड करेंगे, या x को ऐड करेंगे प्लस प्लस वाई के साथ। ठीक है, तो ये चीज जो है ये कंपाइलर को कंफ्यूज करेगी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट x हो रहा है कि इंक्रीमेंट y हो रहा है। और वही बात यहाँ पे भी आ जाती है कि जब आप इतने ज्यादा x इस्तेमाल करते हैं तो कंपाइलर को समझ नहीं आती कि पहले प्लस प्लस x को करना है कि पहले प्लस प्लस y को करना है, कि x को प्लस प्लस करना है फिर दोबारा प्लस प्लस करना है और उसके बाद प्लस y करना है, या y को 2 दफा इंक्रीमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट को प्लस x करना है। तो ये सारी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए कंपाइलर इस तरह के केस को हैंडल ही नहीं करता और आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं थी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर ने जैसे ही माइनस देखा उसे समझ आ गया कि इस माइनस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज है और इस माइनस के राइट हैंड साइड पे जो चीज है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ था, x प्लस प्लस, और माइनस के राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ था, प्लस प्लस y। तो यहाँ पे कंपाइलर को समझ आ गई थी कि ये दो ऑपरेशन करने के बाद
उनके रिजल्ट को माइनस करते हैं, ठीक है। पर जब आप 5 दफा प्लस लिखते हैं तब कंपाइलर को कंफ्यूजन होती है कि ये आया x प्लस 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 y है, यानी x को 2 दफा इंक्रीमेंट करने के बाद y में ऐड करना है, या x को ऐड करना है y को 2 दफा इंक्रीमेंट करने के बाद, ठीक है। ये सारी कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पे तीसरी ऑप्शन के x को भी इंक्रीमेंट करो, y को भी इंक्रीमेंट करो और फिर इनके रिजल्ट को जो है आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसलिए कंपाइलर जो है इन सारे केसेस को इग्नोर ही कर देता है। वो कहते हैं कि अगर आपके मल्टीपल प्लसेस आ रहे हैं तो दैट मीन्स के वो एरर दे देगा, वो आपका कंपाइल ही नहीं होने देगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप x प्लस 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 करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करो और उसकी जो वैल्यू है बाद में उससे भी इंक्रीमेंट कर दो। तो द थिंग इज कि इस चीज की भी कंपाइलर इजाजत नहीं देता, एज इन ब्रैकेट वाइज तो नहीं। अगर आप सीधा ही x प्लस 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 करें तो कंपाइलर इस केस में भी एरर दे देगा। और सिमिलरली अगर आप प्लस प्लस x प्लस प्लस करते हैं तो इन दिस केस टू कंपाइलर को समझ नहीं आती कि पहले x को प्री इंक्रीमेंट करना है कि पोस्ट इंक्रीमेंट करना है। तो ये तीनों केसेस वो हैं जिसमें कंपाइलर आपको एरर दे देगा। पर इस तरह का अगर केस है तो उसकी कंपाइलर इजाजत दे देते हैं आप। एनी क्वेश्चंस क्लास? सर ऑलराइट, तो ये फिर हमने देख लिया। अगला एग्जांपल आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कॉम्बिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर का, यानी क्लास अगर आपने a इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर्म में कुछ भी लिखना है तो इसकी एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है कि a प्लस इक्वल टू बी लिखते हैं। a प्लस इक्वल टू बी का क्या मतलब है कि आप a के अंदर b की वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उसका जो भी रिजल्ट है उसे वापस a के अंदर राइट करवा रहे हैं। सिमिलरली a इज इक्वल टू a माइनस बी करना है तो यू कैन सिंपली राइट इट एज a माइनस इक्वल टू b। a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b करना है तो उसे आप लिखते हैं a मल्टीप्लाई इक्वल टू b। सेम गोज फॉर डिवीजन एंड सेम गोज फॉर द मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लें। लेट सपोज x की वैल्यू 10 है और आपने लिखे x प्लस इक्वल टू 5। तो क्लास ये जो सिंटेक्स है दिस इज द सेम एज x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो इसलिए उसके बाद जब आप सी आउट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर 15 डिस्प्ले हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखें। x इज इक्वल टू 10 और x मॉडल, अब बाय द वे ये मैंने सेमी कोलन से सेपरेट किया हुआ है इन सारों को, वरना ज्यादा ये भी करेक्ट है, वैलिड है, पर बेहतर प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है कि आप हर अलहदा स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन को आप अलहदा अलहदा लाइन पे लिखें। यानी पहली लाइन पे आप इंट x इक्वल टू 10 करें, अगली लाइन पे x प्लस इक्वल टू 5 करें और उससे अगली लाइन पे सी आउट x करें। पर हैविंग सेड दैट अगर आपने सेमी कोलन से सेपरेट कर दिया है तो कंपाइलर को समझ आ जाती है कि ये अगली लाइन शुरू हो रही है सेमी कोलन के बाद से, ठीक है। तो ये है लीगल पर बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। एनीवे, तो अब अगली लाइन पे क्या हो रहा है कि आपने पहले x को 10 इक्वल किया, फिर आपने क्या किया x परसेंटेज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू x मॉडुलस 4 ऑपरेटर। यानी x मॉडुलस 4 का क्या मतलब है, आप 10 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचता है, विच मीन्स कि आप x के अंदर 2 स्टोर करवा देंगे और ये 2 जो है बाद में फिर सी आउट हो जाएगा। तो क्लास ये बेसिकली कोई इट्स नॉट केस से कोई प्रोग्रामिंग में बड़ा फर्क पड़ जाता है, पर जिस तरह से हमने टर्नरी ऑपरेटर में देखा था कि आपके जो लाइंस हैं वो कंसाइज हो जाती हैं, कोड कम हो जाता है, ज़्यादा ईजियर टू रीड हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी जब आप इस तरीके की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आपका कोड ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। पर हैविंग सेड दैट आप अगर किसी जगह पे a प्लस इक्वल टू 5 करते हैं या a इज इक्वल टू a प्लस 5 करते हैं, दोनों आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
इट्स जस्ट कि वो रीडेबिलिटी बढ़ाने में आपको हेल्प करता है, एक्चुअल प्रोग्राम पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक फॉर टुडे, और वो है आपके सिंपल फॉर लूप्स। तो क्लास देखें, प्रोग्रामिंग में एक तो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी कोड लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन रन होता है। पहली लाइन ऑफ कोड रन होगी, फिर अगली लाइन ऑफ कोड, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, और इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है। कंडीशनल में हमने देखा था कि आपकी कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन मीट हो रही है तो उस कंडीशन की बॉडी में जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही तो वो कोड जो है वो इग्नोर हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो रेपिटेशन का है कि प्रोग्रामिंग में बहुत से काम होते हैं जो कि आपको सिर्फ रेपिटेशन करनी होती है। यानी लेट्स सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि एक स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करता है। अब मेरी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं तो मैं 50 डिफरेंट प्रोग्राम तो नहीं लिखूंगा ना उन सारों के लिए। मैं तो सिर्फ एक पीस ऑफ कोड लिखूंगा जो कि किसी एक स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट कर देता है, और फिर मैं क्या करूंगा कि वही कोड जो है वो मैं रिपीट करूंगा, उसकी एग्जीक्यूशन को मैं रिपीट करूंगा। यानी क्लास में जो पहला स्टूडेंट है रोल नंबर वाइज, पहले मैं उसका ग्रेड कैलकुलेट करूंगा, फिर वही कोड इस्तेमाल करते हुए जो अगला स्टूडेंट है उसका ग्रेड कैलकुलेट होगा, फिर वही कोड एग्जीक्यूट होगा, और तीसरा जो स्टूडेंट है उसका ग्रेड कैलकुलेट होगा। और इस तरीके से ये कोड 50 दफा एग्जीक्यूट होगा ताकि सारों का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो और सारों का ग्रेड कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है कि आपके पास बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है, एक डेटा का सेट है, जो हमने पहली क्लास में एग्जांपल किया था कि आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, नंबर्स है फॉर एग्जांपल, और वन बाय वन आपने उन सारों को चेक करना है। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हैं कि इस सेट के अंदर नंबर 5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करते हैं, आपका एक कोड होगा जो कि करंट नंबर जो है उसको कंपेयर कर रहा होगा, इक्वालिटी ऑपरेटर के थ्रू कंपेयर कर रहा होगा 5 के साथ। अगर ट्रू है तो वो आपको बता देगा कि यस एलिमेंट फाउंड, अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा, कोड रिपीट करेगा। यानी अब वही चीज अगले एलिमेंट के लिए रन होगी, अगले एलिमेंट को चेक किया जाएगा कि ये 5 है कि नहीं। अगर ट्रू तो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि 5 फाउंड, इफ फॉल्स तो फिर उस सेट का जो अगला एलिमेंट है उसके लिए यही प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। तो ये काम जो है ये आप देख रहे हैं कि एक रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम और ज्यादा इस क्लास में थ्रू आउट द कोर्स हम ये देखेंगे इसके एग्जांपल्स, तो पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। पहली चीज है कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। तो क्लास आप फॉर लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट क्या होती है कि आपका लूप में दाखिल होते वक्त, पहली दफा जब आपके लूप में दाखिल हो रहे हैं तो सिर्फ एक दफा ये इनिशियलाइजेशन वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, एक दफा बस। उसके बाद जो है ये वाला पीस कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आप क्या काम करते हैं, आप लूप वेरिएबल जो होते हैं वो वेरिएबल जो कि लूप को रन करने के लिए चाहिए आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर कोई और वेरिएबल है जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बाकी केसेस को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ एक वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करेंगे जो कि उस लूप की एग्जीक्यूशन के लिए अहम है, और वो हम आगे जाके भी देखते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक सेमीकोलन आ जाता है। ये सेमीकोलन बताते हैं कि आपकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है वो आप खत्म हो गई है। अगली जो स्टेटमेंट होती है वो कंडीशन होती है। कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है कि आपने इस कंडीशन को चेक करेगा आपका लूप, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो फिर आपका लूप उसकी बॉडी में जाके उस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जब भी आपने कोई आइट्रेशन स्टार्ट करनी होती, जब भी किसी लूप का कोई रन स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है हर दफा
हर आइट्रेशन से, हर बारी से पहले वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर है तो वो फॉर लूप की बॉडी में जाके जो भी कोड है उसे एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे ही फॉल्स होती है, आपका प्रोग्राम जो है वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमेशा स्टार्ट पे चेक होती है, हर आइट्रेशन के स्टार्ट पे। और बाय द वे मैं आइट्रेशन का लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो देखिए लूप का मतलब है कोई भी चीज रिपीट करना, और जब मैं आइट्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब है कि वो अगर 50 दफा रन हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो आइट्रेशन होगी उसकी एक बारी, यानी पहली आइट्रेशन में पहले स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल ग्रेड कैलकुलेट हुआ है, अगली आइट्रेशन में दूसरे स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट हुआ है, 50 आइट्रेशन में पूरी क्लास का ग्रेड कैलकुलेट हो चुका है। तो आइट्रेशन एक बारी होती है। एनीवे, मूविंग ऑन, कंडीशन के बाद जो है फिर आपका एक सेमीकोलन आएगा जो कि कंपाइलर को बता रहा होगा कि यहाँ पे कंडीशन खत्म हो गई है, और उसके बाद जो सेक्शन शुरू होता है अगली स्टेटमेंट, वो मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या होती है कि जब आपके लूप की आइट्रेशन खत्म हुई है, तो खत्म होने के बाद जो आखिरी लाइन एग्जीक्यूट होती है वो मॉडिफिकेशन वाली है। यानी इस लाइन में यूजुअली आप क्या करते हैं कि जो लूप वेरिएबल है जो कि कंट्रोल कर रहा है कि लूप कितनी दफा रन होगा, आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देते हैं ताकि इवेंचुअली आपका लूप जो है वो खत्म हो सके। फॉर एग्जांपल, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उन सारों का मैंने कोड ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल वेरिएबल आई है, आई की वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, इनिशियलाइज 1 पे कर देता हूँ। फिर मैं चेक करता हूँ कि कंडीशन क्या है कि आई 50 से कम है कि नहीं, यानी आई 50 से कम का मतलब है कि अभी 50 स्टूडेंट जो है मैंने नहीं चेक किया। तो फिर कोड की बॉडी में आके एग्जीक्यूट करेगा जो भी कोड है, और फिर मॉडिफिकेशन होगी, मैं आई को इंक्रीज कर दूंगा बाय 1 ताकि मुझे पता लग जाए कि एक स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट हो गया। फिर अगली आइट्रेशन शुरू होगी, वो चेक करेगा कि आई 1 है, सॉरी आई 2 है, 2 जो है वो 50 से कम है कि नहीं। अगर 2 50 से कम है तो वो कोड की बॉडी में आके अगले स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करेगा, और वो जब कर लेगा तो फिर एंड पे मॉडिफिकेशन होगी, विच मीन कि आई की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 कर जाएगी, आई 3 हो जाएगा। अब अगली आइट्रेशन शुरू होगी, वो कंडीशन चेक करेगा कि 3 लेस देन 50 है कि नहीं, और ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 50 नहीं हो जाती। जैसे ही आई की वैल्यू 50 हो जाती है, कंडीशन फॉल्स होगी, कंपाइलर को पता लग जाएगा कि 50 स्टूडेंट थे, उन सारों का ग्रेड कैलकुलेट हो गया है, और आपका फॉर लूप जो है खत्म हो जाएगा। और फिर फॉर लूप के बाद जो भी कोड था वहां से आपका प्रोग्राम जो है वो रिज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है, इसका अब कोड देख लेते हैं। और बाय द वे, ये सेमीकोलंस का आपने ध्यान रखना है। इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन आता है, कंडीशन के बाद आता है, और दैट्स इट। इस पूरी जो फॉर स्टेटमेंट है, आपको नजर आ रही है कि इसके एंड पे कोई सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि राउंड ब्रैकेट क्लोज के बाद सेमीकोलन नहीं आता। यस, ये हो सकता है कि इसके बाद आपके अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो आप फॉर लूप को इस तरीके से लिखेंगे जो हमने किया है, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आप फॉर लूप के आगे कर्ली ब्रेसेस डाल दें, ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और उसके बीच में जितने भी आपने लाइन ऑफ कोड लिखते हैं आप लिखते हैं। ये वही बात है जो इफ एल्स के केस से हमने किया था कि आपके इफ ब्लॉक में अगर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है तो आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं चाहिए। अगर मल्टीपल लाइन है तो फिर आप उन सारों को जो है कर्ली ब्रेसेस के बीच में डालते हैं ताकि कंपाइलर को पता लग जाए कि ये वाला जो कोड ब्लॉक है ये इस इफ का हिस्सा है, या इन दिस केस ये जो कोड ब्लॉक है ये इस फॉर लूप का हिस्सा है। ठीक है, पर स्टार्ट में मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कर्ली ब्रेसेस हर हाल में इस्तेमाल किया करें शुरू के दिनों में, ताकि आपको कोई गलती ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। जब आपको प्रोग्रामिंग करते हुए कुछ महीने हो जाएंगे उसके बाद आप बेशक अगर एक लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर कर दिया करें। चलें जी, मूविंग ऑन। अब एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम which prints all the numbers from 0 to 3। यानी आपको सिंपल प्रोग्राम लिखना है जो स्क्रीन के ऊपर 0
1 2 3 प्रिंट करें। ठीक है, अब इसका तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले आपने एक मेन फंक्शन बनाया और उसके कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दिए। ठीक है, अब एक सिंपल लूप आपने लिखा है, सिंपल। उसमें क्या हो रहा है? फॉर, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन, और उसके अंदर क्या हो रहा है? सबसे पहले आपकी इनिशियलाइजेशन हो रही है, इंट i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है, सॉरी आपका जो फॉर लूप है, उसमें दाखिल होने से पहले एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम i है और उसके अंदर वैल्यू 0 पड़ी होगी बस। और ये सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये वाला पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाए। सेमीकोलन के बाद लिखा हुआ है i इज लेस देन इक्वल टू 3 फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो ये आपकी कंडीशन है, यानी लूप के अंदर जो भी कोड है उसे एग्जीक्यूट करने से पहले आपका प्रोग्राम चेक करेगा कि i के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 3 से कम है कि नहीं। अगर i की वैल्यू 3 से कम है या इक्वल है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका प्रोग्राम फॉर लूप की बॉडी में आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर i की वैल्यू 3 से ज्यादा है, ठीक है, यानी 4 है फॉर एग्जांपल, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका प्रोग्राम जो है इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, इसके अंदर दाखिल नहीं होगा। ठीक है, और आखिरी जो लाइन है वो है i प्लस प्लस। ये बेसिकली क्या है कि आपके जब लूप के अंदर जाके जो भी बॉडी थी लूप की उसे एग्जीक्यूट कर दिया है एक दफा, तो उसके एंड पे i की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 कर जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो इंक्रीज बाय 1 कर जाती है तो आपके लूप की वो वाली आइट्रेशन खत्म हो गई है। अब अगली आइट्रेशन की बारी है, तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और एंड पे i प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये फिर दूसरी आइट्रेशन खत्म हुई है। उसके बाद दोबारा चेक किया जाएगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके एंड पे i प्लस प्लस किया जाएगा। फिर ये आइट्रेशन खत्म हुई है, फिर दोबारा चेक किया जाएगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं, और अगर ट्रू नहीं है तो अब इस फॉर लूप से बाहर निकल आएगा आपका प्रोग्राम और वो इस लाइन पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। और जहां पे आपको नजर आ रहा है कि कुछ भी नहीं है तो आपका प्रोग्राम ही पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल लूप का सिंटैक्स है। और मैं फिर कह दूं कि यहां पे मैंने कर्ली ब्रेसेस डाले हुए हैं। अगर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड ही था लूप की बॉडी में तो फिर ये कर्ली ब्रेसेस आप इग्नोर भी कर देते हैं तो आपका प्रोग्राम ठीक ही रहता, और मैंने डाल दिए ताकि शुरू में आपको गलती ना हो। अगली बात यह है कि ये जो हमने इंट i इज इक्वल टू 0 किया है, इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता था। वो ये था कि आप इंट i जो है लूप से बाहर कर लें और फिर जो लूप की बॉडी है उसमें i इज इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, यानी इंट i इज इक्वल टू पे 0 आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया हुआ है। इट्स जस्ट कि आप उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसकी डेटा टाइप आपने पहले डिक्लेयर कर दिया। ये मैंने क्यों मेंशन किया है, ये अगली कुछ स्लाइड्स में ये बात क्लियर हो जाएगी। पर ये केस और ये केस, ये दोनों फर्क है। इन दोनों केसेस में प्रोग्राम का बिहेवियर फर्क होगा, कैसे होगा वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, और आखिरी बात कि हमने जो i प्लस प्लस की है इसका मतलब है कि i की वैल्यू को इंक्रीज बाय 1 कर दो। यही बात करने का एक और तरीका क्या हो सकता था कि मैं i इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख देता इसकी जगह पे, यानी इसकी जगह पे मैं i इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता। यहां पे दूसरी ऑप्शन थी, मैं i प्लस इक्वल टू 1 कर देता, यानी i इज इक्वल टू आई प्लस 1 जो हमने अभी शॉर्ट हैंड देखा था। तो ये तीनों अप्रोचेस जो हैं ये परफेक्टली ऑल राइट है। ठीक है, तो क्लास ये जो हमने बात की है ये हमने अभी तक सिर्फ आपका लूप बनाया है। लूप के अंदर क्या काम हो रहा है, एक्चुअल कोड जो कि
प्रिंट करेगा नंबर को, वो हमने इधर नहीं लिखा, तो वो कोड हमने अगली लाइन पे लिखना है इस फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस के दरमियान। तो कोई बताएगा, कोई एनी आइडियाज जहां पे आप क्या लिखेंगे? हाँ जी, अब्दुल जब्बार, अब्दुल रहीम, फाइक जाहिद। यार क्लास आप लोग ऑनलाइन है, आपको आवाज आ रही है? सर सी आउट हाँ जी Yes, हमजा, sir. कौन बोल रहे सी हैं? आउट सर हमजा बात कर रहे हैं सर, सी आउट करेंगे? हाँ जी हमजा, क्या कह रहे हैं? सी आउट? यस सर। ये लें, सी आउट लिख दिया। ऑपरेशन साइन। अब क्या लिखेंगे? अब हम आई लिखेंगे, वेरिएबल आई, और फिर एंडल कर देंगे कॉमा मार्क। चले एंडल कर दें, ठीक है हमजा मुरातब। ऑल राइट काश, देखें ये इन्होंने जो जवाब दिया है ये बेसिकली आपका सारा आंसर है। हमने करना क्या है, आपका एक लूप है, उसके अंदर एक वेरिएबल आई डिक्लेयर हुआ है जो कि 0 से लेके 3 तक जा रहा है। जब आप लूप की बॉडी में आएंगे तो लूप की बॉडी में आई एक्सेसिबल है, विच मीन कि आई के अंदर अगर 0 पड़ा हुआ है और आप सी आउट आई करते हैं तो स्क्रीन पे 0 लिखा हुआ आ जाएगा। अगले इटरेशन में जब आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई है तो आई में 0 की बजाय अब 1 पड़ा हुआ है, तो अब जब आप सी आउट आई करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। उससे अगली इटरेशन में आई में 2 पड़ा होगा तो स्क्रीन पे 2 आ जाएगा, फिर 3 होगा स्क्रीन के ऊपर 3 आ जाएगा, फिर 4 होगा, और क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये आपका एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि 0 से लेके 3 तक वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं, और मेरा एक मशवरा होगा कि शुरू के दिनों में जब आप भी प्रोग्रामिंग करेंगे, लूप प्रोग्रामिंग, आइट्रेशन करेंगे, रेपिटेशन करेंगे, तो आप एक ड्राई रन कर लेना। ड्राई रन क्या होता है कि आप कागज पेंसिल लेके अपनी तरफ से वैल्यू डाल के देखते हैं कि लूप का बिहेवियर क्या होगा। ये करने से आपको लूप की समझ भी ज्यादा आ जाएगी, और लूप की लॉजिक में अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो भी पकड़ी जाती है, ठीक है। तो ये कोड देखें, सबसे पहले क्या होगा, पहली आइट्रेशन में इनिशियलाइज इंटीजर आई टू 0, उसके बाद चेक होगा इज आई लेस देन इक्वल टू 3, आंसर यस है, आई में 0 पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, लूप की बॉडी में आ जाएगा, प्रिंट आई, स्क्रीन के ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज आई बाय 1, बस ये आपकी पहली आइट्रेशन खत्म हो गई। अगली आइट्रेशन में आ जाए, अब वो ये वाली चीज दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसे आप काटा मार दें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चेक होगा, इज आई लेस देन इक्वल टू 3, यस। पिछली आइट्रेशन में जब आपने आई प्लस प्लस किया था तो आई के अंदर 1 आ गया था, यानी यहां पे मैं एक और चीज बना देता हूं, लेट्स सपोज ये आपकी रैम है, ठीक है। रैम में एक जगह पे आई का वेरिएबल पड़ा हुआ है, और उस आई के वेरिएबल में पहले 0 पड़ा हुआ था, अब 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, तो चेक करेगा कि ये 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस इट इज लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या होगा, लूप की बॉडी में आ जाएगा वो, प्रिंट आई, स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे बाय द वे स्क्रीन भी बना देते हैं, ये ले, पहले 1 आया, 0 आया था, फिर 1 आया, ठीक है। अब आखिरी लाइन क्या होगी, इंक्रीज आई प्लस प्लस, आई जो है इंक्रीज बाय 1 होगा, तो यानी इस 1 की जगह पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा रैम में, ठीक है। ये आइट्रेशन भी खत्म हो गई। अगली आइट्रेशन पे आ जाए, अगली आइट्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले चेक किया जाएगा इज आई लेस देन इक्वल टू 3, यस। आई के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 पड़ा हुआ है, तो अब वो क्या होगा, लूप की बॉडी में आएगा, आई को प्रिंट कर देगा, प्रिंट आई विच इज 2, स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा,
अगली लाइन के इंक्रीज आई बाय 1, फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और आई में 2 की बजाय 3 आ जाएगा और ये आपकी तीसरी आइट्रेशन भी खत्म हो गई। अब चौथी आइट्रेशन की बारी है। चौथी आइट्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा इज आई लेस देन इक्वल टू 3, और आप रैम से देख सकते हैं कि आई में 3 पड़ा हुआ है, तो यस 3 इज इंडीड लेस देन इक्वल टू 3। तो क्या होगा, बॉडी में आएंगे, प्रिंट आई पे 3 है तो स्क्रीन पे 3 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो गई है तो एंड पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आई प्लस प्लस। तो अब रैम में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अब रैम के अंदर 4 लिखा हुआ आ जाएगा और ये चौथी आइट्रेशन भी खत्म हो गई। अब चौथी के बाद पांचवी आइट्रेशन की बारी है। तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम चेक करेगा इज आई लेस देन इक्वल टू 3, तो यहां पे आंसर है नो, आई में 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई है, आपका जो है प्रोग्राम इस कर्ली ब्रेस के आगे से शुरू हो जाएगा और ये पूरी जो लूप की बॉडी थी ये अब खत्म हो गई है, आपकी लूप की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है। ठीक है, तो क्लास ये हमने एक ड्राई रन किया है। और बाय द वे मुझे एक बात बताएं, जब लूप खत्म हुआ है तो इसके एंड पे आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी कि 4 होगी? 4 सर 4। 4 होगी, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। आप रैम में देखेंगे कि रैम के अंदर क्या पड़ा हुआ है और रैम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 4 पड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स के 4 ही वैल्यू होगी। ठीक है, चलें, तो ये एक ड्राई रन हो गया। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। Write a program which takes as input a positive integer n and prints all the numbers from 0 to n। क्लास आपके पास 5 मिनट है, आपने इसका प्रोग्राम लिखना है। आपने बेसिकली यूजर से इनपुट लेनी है एक पॉजिटिव इंटीजर n की, और फिर 0 से लेके n तक आपने सारे नंबर्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। ये हेल्प के लिए मैंने स्लाइड खोल दी है, आपके पास 5 मिनट है। चलें शुरू करें, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और क्लास किसी का हो जाए तो रेज हैंड वाली ऑप्शन क्लिक कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए।
सर हो गया। सर हो गया। हाँ जी, बाकियों के क्या हालात हैं? ऑल राइट। ऑल राइट क्लास, इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ जी, अहमद तारिक, अपने आप को अनम्यूट करते हैं। किसने हैंड जी रेज सर। किया? हाँ जी, मोहम्मद अहमद तारिक, सर मैंने। ठीक है। ऑल राइट, दोनों ने किया था, सही है। चले अहमद, आपसे शुरू करते हैं। मैं कोड लिखता हूं, मुझे गाइड करें कि क्या होगा। सबसे पहले इंट मेन कर दिया मैंने। जी सर। इंट नाम वेरिएबल। जो आपको फॉन्ट नजर आ सर रहा है? वर्डिंग बहुत छोटी नजर आ रही, थोड़ी सी बड़ी करें। नहीं सर। अब आ रहे हैं नजर? जी ठीक है। ठीक है। सबसे पहले, यस सर। ठीक है, सबसे सर पहले इंट आपने, नाम। हाँ जी अहमद, आप बताएं क्या हो सकता है? पहली लाइन क्या सर होगी? सर इंट नाम। हाँ जी, इंट नाम। यार आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वो कह रहे हैं इंट नाम। हमजा मरातब आप बोलते हैं? आप यस कुछ कह सर। रहे सर यहाँ यस सर, यहाँ पे वेरिएबल क्लियर करेंगे इंट एन के नाम से। हैं? अच्छा, पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट एन। यस चलो सर। ठीक। इंट एन और सेमीकोलन। इक्वल टू कुछ करना है? सर इसको हम लूप में अंदर कर लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे लूप में। अच्छा अभी चले, बंद आगे ही आ कर जाए, दें। आगे आ जाए। सेमीकोलन। फिर सर हम सी इन कराएंगे एन को। क्या करेंगे? सी इन। सी इन। यस सर। यूजर से ले लें। अच्छा, ओके। फिर सेमीकोलन। फिर हम यहाँ पे लूप की स्टेटमेंट लगाएंगे फॉर। अच्छा, ये अब जरूरी पार्ट है। फॉर स्मॉल ब्रैकेट ओपन नाम इज इक्वल टू 0। एन सॉरी, नहीं, एन इज इक्वल टू 0। एन इज इक्वल टू 0। यस सर। सेमीकोलन। जी सर। एन फिर प्लस प्लस एन प्लस प्लस। ये तो कंडीशन कहाँ पे गई है? ठीक है। फॉर लूप में तीन चीजें चाहिए, एक इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, और उसके बाद मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे लगा दें एन लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये मैं जान के आप लोगों से करवा रहा हूँ ताकि आप लोग जो गलती करेंगे वो पूरी क्लास करेगी, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग गलत करें ताकि पूरी क्लास की गलतियां कवर हो जाए। हाँ जी अहमद तारिक, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर यहाँ पे फिर ये एन लेस देन इक्वल टू इंटीजर कर दें सेकंड। ये सर इंटीजर। आप ये कह रहे हैं? इसमें सर ये आपको तो कोई मसला सेम ही नजर है। आ रहा है? हाँ जी, किसी को इस कोड में मसला नजर आ रहा है? सर ये तो सेम नो हो सर। गया, वो एन हमने पहले यूज भी किया है। यार अहमद,
आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत ज्यादा एको है। सर नहीं हाँ जी, मुरातिब आप कुछ कह रहे हैं? सर, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नंबर हम जो इन करवाएंगे वो ग्रेटर होगा सर या जहाँ इक्वल n होगा। greater is equal to n सही है है वहाँ सर। n greater is equal to 3 आना है सर। हाँ जी हैदर, आपने क्या कहा? हैदर अली सर जहाँ n greater n less than is equal to n है वहाँ n less than is equal to 3 आना है। सर इंटीजर क्या यूज करेंगे? ठीक है, ये एक सेम तो और नहीं, क्या आपने बड़ा सेम तो अच्छा नहीं कर सकते। एक मिनट, एक मिनट क्लास देखें, ये इन्होंने क्या कहा है कि आप n इज लेस देन इक्वल टू 3 लिखेंगे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है सिर्फ 0 से लेके 3 तक ही चलेगा। पर मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि आपका प्रोग्राम जो है दैट शुड रन फ्रॉम 0 टू n, और n की वैल्यू जो है वो यूजर डिसाइड करेगा। ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं। क्या क्या गलती है? सबसे पहले अब इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपने वेरिएबल n डिक्लेयर किया, ठीक है, आपने एक वेरिएबल n डिक्लेयर किया और फिर cnn किया, यानी यूजर से आपने इनपुट लिए इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और आपको फॉर एग्जांपल लेट सपोज यूजर ने जो है n इज इक्वल टू 5 डाला है। उप्स, ये क्या हुआ? ओ यार, ठीक है, ये कोड स्टूडेंट ने सजेस्ट किया। अब इसमें सबसे पहला जो मसला है कि ये जो n इज लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है कि आपका प्रोग्राम सिर्फ 0 से लेके 3 तक रन करेगा। अगर यूजर ने इनपुट 5 दी थी, टफ लक, प्रोग्राम 0 से 3 तक ही रन करेगा। अगर यूजर ने इनपुट 5000 दी थी, तो ये लूप 0 से लेके 5000 तक नहीं, 0 से लेके सिर्फ 3 तक रन करेगा। अगर यूजर ने इनपुट 5 मिलियन दी थी, तब भी ये लूप 0 से लेके 3 तक ही रन करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि n इज लेस देन इक्वल टू 3 गलत है। यहाँ पे सम वैल्यू आनी चाहिए जिस तक प्रोग्राम रन करेगा। किसी और स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था n इज लेस देन इक्वल टू n करता है। यहाँ पे मसला क्या है? यूजर ने लेट सपोज इनपुट 5 दिया है, ठीक है, n इज इक्वल टू 0 है। जब लूप शुरू, सॉरी, यूजर ने 5 किया है और जब लूप शुरू होगा तो n इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। बॉडी में आके सी आउट n हो जाएगा। अगली आइट्रेशन में n की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू। अब जब 1 मिलियन तक जाएगा तो n भी मिलियन होगा, तो मिलियन इज लेस देन इक्वल टू 1 मिलियन, यस ट्रू। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है ये कभी भी फॉल्स नहीं होगी। पहले n 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टिल मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन, n इज लेस देन इक्वल टू n हमेशा ट्रू होगा। तो यानी ये कंडीशन भी गलत है। दूसरी गलती क्या की है? n इज इक्वल टू 0, ये सबसे बड़ी गलती है। देखें क्लास, अगर आपने इनपुट यूजर से n ली है तो आप उसे 0 कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 0 ही करना था तो फिर यूजर से इनपुट क्यों ली थी? मेरा पॉइंट समझ आया है? यूजर ने जो भी वैल्यू सी इन कराया है, आपने उसे इस लूप के स्टार्ट में 0 कर दिया, जिसकी तुक्की नहीं बनती। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा?
हाँ जी, हमजा, हैदर और अहमद तारिक, गलती नजर आई है आपको? हाँ जी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई कि आपने क्या गलत किया था। अब अगला पार्ट ये है कि आपको इसका जवाब पता है कि क्या होगा, इसे ठीक कैसे करेंगे। मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, क्या सोल्यूशन है इसका? सिंपलेस्ट टर्म में बताएं क्या सोल्यूशन है। हमजा मुरातिब, यस सर, हम फिर उसको 0 के इक्वल नहीं लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? सर यहाँ पे शायद प्लस प्लस 0 आए। यार प्लस प्लस आए नहीं, पूरा बताया ना। देखें क्लास, अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इस प्रोग्राम को ठीक करना है। पहली बात तो ये है कि एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर यूजर ने इनपुट n दिया है तो आप उसे अगली लाइन पे जीरो नहीं करता है। जीरो करने का मतलब है फिर आप यूजर से इनपुट लेते ही ना। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, आप एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करें, int I is equal to 0। अब आपने चेक करना है कि I लेस देन इक्वल टू n है कि नहीं। ठीक है, अगर I लेस देन इक्वल टू n है तो उसे डिस्प्ले कर दो, वरना ना करो। और अगली लाइन पे जो n प्लस प्लस हो रहा है, तो देखें यूजर ने अगर इनपुट 1 मिलियन डाल दिया है, तो अगर n प्लस प्लस करेंगे तो दैट मीन्स ये अगली आइट्रेशन में 1 मिलियन एंड 1 हो जाएगा, उससे अगली आइट्रेशन में 1 मिलियन एंड 2 होगा, फिर 1 मिलियन 3 होगा, इवेंचुअली 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, फिर 10 बिलियन तक। तो बेसिकली ये लूप खत्म ही नहीं होगा। तो आपने n की वैल्यू को चेंज नहीं करना, आपने i की वैल्यू को चेंज करना। और सिमिलरली सी आउट n नहीं कराना, आपने सी आउट i कराना है कि i के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसका कोड जो साफ सुथरा कोड है वो एक दफा देख लेते हैं। इंट मेन वेरिएबल डिक्लेयर किया और सीन करके यूजर से वैल्यू ली, फिर आपने फॉर लूप बनाया जिसमें इंट आई इज इक्वल टू 0 किया है, और आई कब तक जाएगा? आई उस नंबर तक जाएगा जो कि यूजर ने एंटर किया है, और हर आइट्रेशन के बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगी। और इसकी बॉडी में आपने सिंपली सी आउट आई कर दिया, यानी पहले आई 0 है। इसका एक ड्राई रन कर देते हैं। लेट सपोज नम के अंदर यूजर ने 4 की वैल्यू डाली है। पहले क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, यस। तो सी आउट क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर 4 लिखा हुआ आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं होगा, सी आउट 0 होगा। और फिर उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 कर जाएगी, i इज इक्वल टू 1 हो गया। ये एक आइट्रेशन खत्म हो गई। अगली आइट्रेशन में क्या होगा, i 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, यस। स्क्रीन के ऊपर 1 लिखा हुआ आएगा, और फिर i की वैल्यू इंक्रीज करके 2 हो जाएगी। अगली आइट्रेशन में आ जाए, i की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, यस। स्क्रीन के ऊपर 2 लिखा हुआ आ जाएगा, और उस लूप के एंड पे, आइट्रेशन के एंड पे 2 की वैल्यू इंक्रीज करके 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 आइट्रेशन होगी। चौथी आइट्रेशन में क्या होगा, i की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, स्क्रीन के ऊपर 3 लिखा हुआ आएगा, और अगली आइट्रेशन में i इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, जगह कम रहेगी है, इधर आ जाते हैं। अगली आइट्रेशन में क्या होगा, i की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, यस ट्रू। स्क्रीन के ऊपर 4 लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर i की वैल्यू इंक्रीज करके 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 आइट्रेशन हो गई। अगली आइट्रेशन में क्या होगा, i की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4,
नहीं, फॉल्स। यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो आपको नजर आ रहा है कि जो लूप वेरिएबल है वो आई है। लूप वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जो लूप को कंट्रोल करता है कि लूप कितनी दफा रन करेगा। नम जो है, नम इज नॉट अ लूप वेरिएबल। नम लिमिट है कि लूप कितनी दफा रन करना है। उस लिमिट को आप हर दफा आगे नहीं ले जाते हैं या हर दफा कम नहीं कर देते। लिमिट वहीं पे रहता है। आपने लूप वेरिएबल को आगे पीछे करना होता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल कोड था। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? बाकी हम फिर अगली क्लास में देखेंगे। एनी क्वेश्चन क्लास? No, sir. नो सर। ऑलराइट देन, थैंक यू, टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर।